रहमान अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर है, मैं हूं राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फकर, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसार। आज खुशखबर खबर है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान में दूसरे टेस्ट मैच में बासानी इंडियन कहना होगा शिकस्त दे दी। शिकस्त का जो मार्जिन है वो 152 का रहा। स्कोर इस तरह रहा: पाकिस्तान 366 और 221, इंग्लैंड 291 और 144 ऑल आउट। कामयाबी पर हम बात करते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने हाल ही में एक अच्छी खबर और हमें दी, वो था पंजाब प्रीमियर लीग का इनकाद, कामयाब इनकाद। तो ये गुजरावाला में हुआ था, आप सबने टेलीविजन पर देखा होगा। और उसके मुअय्यद, उसके फाउंडर तारिक कुरैशी साहब हैं, जो कि एक हुकूमत पंजाब है लेकिन पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के बड़े काबिल और ईमानदार अफसर हैं। क्रिकेट इनका पैशन है, क्रिकेट ये खेलते रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, डीजी स्पोर्ट्स रह चुके हैं, क्रिकेट इनके ब्लड में है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। इस कामयाबी पर जो कि कोई 4 साल के बाद हमें नसीब हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर यूं लग रहा था जैसे हमारी टीम खेलना भी भूल गई है और जीतना भी भूल गई है। तो एक तो सबको ये मुबारकबाद के आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा कमबैक किया और एक बड़ी टीम के खिलाफ। तजर्बात जो है वो हम करते रहते हैं, लेकिन ये देखना है कि वो क्या टेस्ट क्रिकेट में हम इसके मुतम्मिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम हर मैच में कुछ नए तजर्बे करते हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, 38 साल 37 साल के उनके बॉलर्स हैं और तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं और कभी अनफिट नहीं हुए और उन्हीं की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त हमेशा टॉप पे रहती है। सो हमें ये चीज जो है आज का जो कामयाबी है, इस पे हमें थोड़ा सा इसका ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि क्या रीजन थी और टर्निंग ट्रैक हमने एक बनाया। बेशक वो ये वही विकेट थी, अब चूंकि वो रीयूज हुई तो ये खुश्क होने की वजह से टर्न करना शुरू हो गई और बड़ी शार्प टर्न करती रही आखिरी दिन तक, जैसे कि आज आपने देखा। ये वही स्पिनर्स हैं जो डोमेस्टिक के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। बेशक ये इनकी एज ज्यादा, लेकिन फॉर स्पिनर जब तक मुझे बताया, नुमान की बात करें, अब ये उम्र सीधा कहते हैं बाद लोग इन्हें, लेकिन ये 17 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं एक्सप्लोर हुए? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हमारी जो थोड़ी सी ना हमें सैनिटी लाने की जरूरत है अपने जो सिलेक्शन प्रोसेस में। प्लेयर्स की कमी नहीं है, लेकिन जब वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हैं तो हमें जो बेस्ट लॉट, मैच्योर और बेस्ट लॉट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ये स्किल के अलावा प्रेशर भी होता है इसमें और बेपनाह प्रेशर होता है। तो जो हैंडल कर सकते हैं, जो इस चीज को इन सिचुएशन से गुजर चुके हैं अपने कैरियर्स में, इतने लंबे कैरियर्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नुमान अली जैसा प्लेयर, जो मंझा वो प्लेयर है, वो इस तरह का जो जितनी कंसिस्टेंटली उसने अच्छी बॉलिंग की है उसने भी, और जो दूसरा साजिद है उसने भी फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में भी है। तो ये उसी तरह इसीलिए पॉसिबल है कि उनके पीछे एक बहुत एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये रही कि जी ये एज ज्यादा है। देखें, एज लॉन्ग एज प्लेयर इज परफॉर्मिंग तो एज डज नॉट मैटर कि ये वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, हमने ये देखा। 30 से टेस्ट में क्या आप कोई तब्दीली चाहेंगे? आप चाहेंगे कि ट्रेडिशनल फास्ट बॉल होना चाहिए या इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं चेंज करना चाहिए? बेशक हम ये मैच जीत गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, उसकी जगह हम एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे। ये हमने गलत किया। हमने फास्ट बॉलर भी जो खिलाया वो भी इज नॉट ए फास्ट बॉलर, ही इज एन ऑलराउंडर, यानी वो फुल फास्ट बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है। तो हमें एक जेन्युइन जो फास्ट बॉलर है वो जरूर खिलाना चाहिए था इस मैच में। मेरा ख्याल है जाहिद की जगह पे, क्योंकि हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर तो ऑलरेडी मौजूद था और बड़ा अच्छा स्पिनर है जो सलमान आगा है, तो उसकी मौजूदगी में हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं थी। फास्ट बॉलर का एक पेयर होना जरूरी है जो नई बॉल स्टार्ट करे। एक लाइनर जवाब दीजिए कि जो विन प्रोबेबिलिटी है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान ड्यूरिंग द थर्ड टेस्ट एट टू बी प्लेड एट पेंडे, आप किसको ज्यादा फेवर करेंगे? मैं आप 50-50 कहूंगा इसको। जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपका वक्त हमने लिया और आपने अपने जो गला कदर तरजीह है उससे हमारे सामईन को आगाह किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामीन कराम, टेस्ट क्रिकेट का खेल सिर्फ मैदान में दो मुल्कों के दरमियान ही नहीं होता, बल्कि इस खेल के साथ बहुत से समाजी और सकाफती रवाबत मुंसलिक होते हैं। दो मुल्कों के दरमियान अगर टेस्ट सीरीज हो तो मुकामी
और बैनुल-अक़वामी सियाहत को एक तरफ फरोग हासिल होता है तो दूसरी तरफ मौजूदा खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी, सहाफी और कमेंटेटर सब मिलकर एक शानदार ताल्लुक और कल्चर डेवलप करते हैं। मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले और दूसरे टेस्ट मैच के दौरान इस माह की 12 तारीख यानी गुज़श्ता जुमे के रोज इंग्लैंड के साबिक मायानाज कप्तान और अहद हाजिर के नामवर क्रिकेट कमेंटेटर डेविड कार बागे जना यानी लाहौर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में तशरीफ लाए। वो काफी देर तक वहां रहे और अपने सामने दरख्तों के झुंड में घिरे सरसब्ज मैदान में क्रिकेट मैच देखते रहे। उन्होंने बरतानवी तर्ज तामीर के तहत बने क्रिकेट पवेलियन के अंदर और बाहर बैठकर लाहौर जिमखाना के मोतबर मेंबरान के साथ तवील गुफ्तगू की। इस दौरान साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इमरान बुच्चा, सवाइल हुसैन, साबिक क्रिकेटर और लाहौर जिमखाना क्रिकेट म्यूजियम के बानी जनाब नजम लतीफ भी मौजूद थे। मैं भी शामिल गुफ्तगू था। डेविड गार के साथ गुफ्तगू बड़ी पुरलुत्फ और मयारी थी और शरीक गुफ्तगू सभी अफराद इससे बहुत महसूस हुए। डेविड गार ने जिमखाना क्रिकेट म्यूजियम का दौरा भी किया और वहां पड़ी हुई नवादरात को बगौर देखा। डेविड गार की लाहौर जिमखाना में आमद के बारे में मजीद बात करते हैं और इस दिन में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नजम लतीफ। बहुत शुक्रिया नजम लतीफ साहब। एक यादगार मुलाकात थी डेविड गार से और मैं सोचता हूँ कि अगर लाहौर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड ना होता, उसके साथ दीगर लवाजमात ना होते, म्यूजियम ना होता तो डेविड गार कहाँ जाते। आपको ये बताइए कैसा लगा उनकी, आप तो उस सारे कल्चर का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी उस दिन तशरीफ लेकर आए और हमें दिली खुशी हुई कि उस मुलाकात में आप शामिल हुए। देखिए, डेविड गावर कहाँ जाते, बात यह है कि असल जो क्रिकेट का कल्चर था लाहौर में, जो इंग्लिश काउंटी के बराबर था, वो यही लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब का था जी। और फिर ये है कि वक्तन फवक्तन यहाँ पर इस किस्म के मशहूर लोग जैसे अभी डेविड गावर आए, इनसे पहले जो इंग्लैंड के फॉर्मर 2 कैप्टन थे, नासिर हुसैन और माइक एथरटन, ये दोनों भी यहाँ आ चुके हैं और इन्होंने क्रिकेट का म्यूजियम देखा है। क्योंकि एक्चुअली ये पाकिस्तान का पहला क्रिकेट म्यूजियम था। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड के पास तो कोई म्यूजियम नहीं था। अब भी मैं ये कहूंगा कि सिवाय उनके पास चंद ट्रॉफीज दिखाने के, क्रिकेट हेरिटेज और क्रिकेट हिस्ट्री का कोई ना ही उनको इल्म है, ना ही उनके पास इसकी कोई चीजें हैं। और दूसरा एक एम्बियंस होता है। ये जो इस ग्राउंड का एम्बियंस है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी इंग्लिश क्रिकेट काउंटी का होता है। तो इस वजह से जितने भी यहाँ लोग आते हैं वो आके एक तो ग्राउंड को देख के हैरान होते हैं कि ये बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बिल्कुल जैसे क्रिकेट का माहौल होना चाहिए उसके मुताबिक है जी। और फिर दूसरा इसके साथ साथ वो जब क्रिकेट म्यूजियम देखते हैं तो उस क्रिकेट म्यूजियम को देखकर भी उनको कम से कम इस क्रिकेट ग्राउंड की जो तकरीबन 150 साल पुरानी हिस्ट्री है वो भी उन्हें देखने और सुनने का मौका मिलता है। जी जी जी। इसके अलावा इन अहम ये जो विजिटर्स आए हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इनके अलावा यहाँ पर एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे मिस्टर बार्टन, वो अपनी 92 साला वालदा को लेकर आए इस खासतौर पे म्यूजियम को दिखाने। अच्छा जी। और वो खुश हुई कि उन्होंने कहा कि मैंने ये जो बहुत सी पुरानी 50-60 ईयर्स पुरानी जो तारीख और उनकी तस्वीरें हैं, मुझे देखकर ऐसे लगा कि मैं अपनी नौजवानी में चली गई हूँ। और फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो पीटर हेवर्ड थे, वो क्रिकेट के ना सिर्फ प्रमोटर थे बल्कि वो म्यूजियम को और इस ग्राउंड के माहौल को इतना पसंद करते थे कि वो बगैर बताए ही हमें अक्सर इस ग्राउंड में आ जाते थे। क्योंकि हम जब कभी आते थे तो उन्हें सामने बैठे कॉफी पीते देख के हम हैरान हो जाते थे। तो वो कहते थे कि मैं लाहौर ऑफिशियल बिजनेस पे आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस एम्बियंस का कुछ मजा लूं। वो और उनकी बेगम इस तरह अक्सर अनअनाउंस्ड आते रहे। फिर इसके बाद हमने जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, कार्मिला कॉन्ड्रॉय जो काउंसिल जनरल थी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, आजकल वो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रही हैं और उनकी 4 नवंबर को वोटिंग होने वाली है एंड आई होप शी विंस। वो एक इंतहाई नफीस खातून थी। तो उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट करते हुए उन्होंने अपनी काउंसिलेट की टीम को यहाँ लाना शुरू किया और अब वो अक्सर कहती थी
वो और उनके साथ जेनिफर लार्सन थी। अच्छा। वो दोनों कहती थी कि हम यहाँ इस वजह से आते हैं कि हमें ये माहौल पाकिस्तान में और कहीं नजर नहीं आता, ना हिस्ट्री का और ना ही क्रिकेट का और बोटैनिकली इतने उम्दा दरख्तों का। वो जो माहौल की बात हम बार बार कर रहे हैं ना, वो बड़ा क्रिकेट से मुताबिकत रखता है, उसमें बड़ा ग्रेंजर था। अब ये बताइए सर कि ये जो ग्राउंड के अंदर यदि एक मैच भी जारी था, वो भी उन्होंने देखा, अंदर जब गए तो मुझे एक चीज ने बड़ा मुतासिर किया, जब आप उनके साथ उस अजायब घर या म्यूजियम में अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने आपका वो स्कोर कार्ड भी देखा। दूसरी चीजों को तो पहले उन्होंने देख लिया, लेकिन जब स्कोर कार्ड का तो उन्होंने आपने वो बड़ा अच्छा किया कि वो वेस्ट इंडीज का जो स्कोर कार्ड है वो लगाया हुआ है। तो आपसे बड़े सवाल किए उन्होंने और उन चीजों को बड़ा देखकर वो मुतासिर हुए जो कि आपने बड़े कमाल तरीके से महफूज किया और उनको डिस्प्ले भी किया। नहीं, आपका शुक्रिया। बात यह है कि 1959 का वो जो स्कोर कार्ड है वो तो तारीखी है इस वजह से कि वो आखिरी टेस्ट मैच था इस ग्राउंड में। और दूसरा, जहां तक आपने ये टूरिज्म की बात की है, तो यकीनन ऐसे माहौल में जैसे आप जैसे लोग आते हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं और आपका वो जेस्चर कि आपने उन्हें एक जो उसकी कमेंटेटर्स की टाइम प्रेजेंट की, वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक सराहने वाली बात है। इसी से ताल्लुकात अच्छे बढ़ते हैं, आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, आपके मुल्क को लोग अच्छी नजर से देखते हैं। तो आई वुड से वेल डन टू यू ऑल्सो। सर वैसे बात में वो एक हकीर का तोहफा था, लेकिन आप देखें कि उन्होंने टाई को ऊपर से लेकर जिसमें बहौल उसका वो जो लोगो जब इफ्तिखार अहमद साहब ने उसको मतलब प्रूव किया था, उसको देखा तो मुझे मैं हैरान लग गया। फिर जाने जाते जाते मैं आप बातें तो आपसे करना, मैंने खुद भी करना शुरू कर दी है बीच में। मैंने उससे कहा कि कमेंट्री हो रही है बीबीसी की, कहा जनाब नेगेटिव आए हुए हैं और वो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट का भी जिक्र हुआ। तो ये तो क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आपने तमाम किया, उनको बुलाया और उन्होंने रिलैक्स फील किया। देखिए बीच में ब्रेक था, वो लाहौर आ गए। अब बिल्कुल ये दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन एक बात यह है कि तोहफा कोई भी हकीर नहीं हो सकता, और खास तौर पे इस किस्म का नायाब तोहफा जो आपने उनको दिया है और फिर जिस तरीके से उन्होंने उसको कबूल किया और उसको ना सिर्फ गौर से देखा बल्कि उसे बेहद पसंद किया। असल में सर तोहफा जो है ना, ये जब असल उसी के पास अच्छा लगता है जो उसका कदरदान हो। तो आपने बिल्कुल सही बंदा सिलेक्ट किया और आपने सही शख्सियत को वो इतना नायाब तोहफा अता किया। ये बताइए कि ये जो जिमखाने का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया लगता है, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन शायद कोई अगर देखना चाहे तो इसके औकात-ए-कार क्या है? देखिए सर, इसके म्यूजियम के एक्चुअली उस लिहाज से तो कमर्शियली तो कोई इसके औकात नहीं है, लेकिन हमने हर जो कोई आना चाहे, जब भी कोई आना चाहे, यानी मंगल से लेकर ये इतवार तक, इतवार खासतौर पे हफ्ते और इतवार को तो क्रिकेट मैचेस होते हैं तो म्यूजियम खुला ही होता है। वगरना अगर कोई लोग उससे पहले भी आना चाहें तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। मैं एक दिन इसी तरह वहाँ बुध वाला दिन था, तो तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है, तो मैंने देखा कि एक फॉरेनर, एक अंग्रेज वहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं पहुंचा तो उन्होंने क्या बताया कि वो कनाडा की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर लिटिलवुड। तो कहने लगे कि मैंने सुना था इस क्रिकेट म्यूजियम का, तो मैं उसके लिए आके खड़ा हुआ था कि ये कब खुलेगा। मैंने कहा कब क्यों, ये अभी खुलेगा। तो वो देखकर इतना खुश हुए और बल्कि उसके बाद उन्होंने मुझे वहां से जाकर 2 किताबें भी भेजी इस म्यूजियम के लिए। अच्छा। तो वहां पे हमने रखी हुई हैं। वाह जी वाह। कुछ वो चीजें बता दीजिए जो आपके दिल के बड़े करीब हैं और जो वहां पर वो जनरल पब्लिक के डिस्प्ले पर है जिमखाना म्यूजियम में। सर जो मेरे दिल के करीब है वो तो है पाकिस्तान ईगल्स की हिस्ट्री। क्योंकि एक्चुअली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ईगल्स ही एक्चुअली पाकिस्तान की पहली टीम थी, क्योंकि सन 52 में वही सबसे पहले इंग्लैंड पहुंचे थे और उसका जो हेडक्वार्टर था वो यही क्रिकेट पेविलियन थी, यही कमरे थे, यहीं से उसका आगाज किया जस्टिस कॉर्नेलियस ने। और उनके साथ, जस्टिस कॉर्नेलियस के साथ उनके जो साथी थे, आगा अहमद रजा खान थे, डॉक्टर जहांगीर थे, ये सब लोग इन्होंने मिलकर वो एक ऐसी जबरदस्त एक प्रोग्राम बनाया कि इंग्लैंड में यहाँ से खिलाड़ी जाते थे और एल्फ गोवर के स्कूल में जाके वो 2 महीने की ट्रेनिंग करते थे और फिर 1 महीना क्रिकेट खेलते थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि असल ये हेडक्वार्टर है इसका पाकिस्तान ईगल्स का। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो पहला हेडक्वार्टर है वो यही है। इसी जगह के ऊपर यहाँ ही से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इब्तिदा हुई। जिस वक्त 1948 में वेस्ट इंडीज की टीम ने पहला अनऑफिशियल टेस्ट यहाँ खेलना था, तो उसके साथ ही इन्होंने एक जल्दबाजी में कह लें या जल्दी में कह लें,
क्रिकेट बोर्ड की तश्कील दी। उसमें फिदा हसन साहब थे और उसमें डॉक्टर जहांगीर खान थे, मियां मोहम्मद सईद थे। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने क्रिकेट की दाग बेल पाकिस्तान में रखी। बालाजी, मैं आखिर में आपको मुबारकबाद दूंगा लाहौर जिमखाना के जो बाकी क्रिकेट क्लब के जो मुतमिन हैं उनको भी, कि एक इंतहाई शानदार शख्सियत को एक इंतहाई शानदार तरीके से होस्ट किया गया। और नजीम लतीफ साहब, आपको भी आफरीन है कि आपने लाहौर जिमखाना क्रिकेट म्यूजियम की दाग बेल डाली और उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन भी कर रहे हैं। अल्लाह आपको और ताकत दे और इसकी वसअत में मजीद इजाफा करे। जनाब नजीम लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी आपसे ये इल्तिजा होगी कि आप हमारी इस तारीखी ये क्रिकेट ग्राउंड का हिस्सा बने रहें, क्योंकि आपके आने से भी हमें ना सिर्फ रौनक मिलती है बल्कि आपके आने से हमें इल्मी तौर पे भी हमें उसमें आपकी बातों से इजाफा मिलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्टे ऑलवेज विद अस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब इस इज्जत अफजाई का। मुअज़्ज़िज़ साबिक़ कराम, ये थे जनाब नजम लतीफ। लाहौर पाकिस्तान का बल्कि बरसगीर का सबसे बड़ा मरकज क्रिकेट का रहा है और यहाँ की जो क्लब क्रिकेट है उसकी एक अपनी शनाख्त है, अपनी अहमियत और अपना पस मंजर है। आजकल लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह ख्वाजा नदीम अहमद हैं, हमारे साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, अच्छे खानवादे से इनका ताल्लुक है और एक बहुत बड़ा काम पीसीबी ने शुरू किया और उसकी जिम्मेदारी लाहौर रीजन के प्रेसिडेंट ख्वाजा नदीम अहमद साहब को सपोर्ट की कि आप अपने रीजन्स के जो क्लब्स हैं उनके मैचेस कराएं। इस तरह एक नेशनल चैंपियनशिप के एक रीजन का आज फाइनल था और वो लाहौर रीजन की दो टीमें थी, एक क्रिकेट सेंटर थी और दूसरी जावेद मेमोरियल क्लब थी। तो ये फाइनल मैच जो है ये गुज़िश्ता कल खेला गया बाग जना में और इसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट ख्वाजा जुनैद ज़िया और लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद थे। बड़ा इवेंट कामयाब हुआ और कामयाबी हासिल कर ली क्रिकेट सेंटर मॉडल टाउन ने। ये जो इवेंट है, जो क्लब क्रिकेट है, जो कि ग्रास रूट क्रिकेट है, इसकी कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी समझी जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में मजीद बात करते हैं ख्वाजा अहमद साहब से, जो कि लाहौर रीजन के प्रेसिडेंट है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम असद साहब। एक तो बड़ा अच्छा लगा कि ये क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पावर्स को डेलीगेट की आप पर और आप पे ट्रस्ट किया और आपने तमाम मैचेस जो तादाद में 333 थे और हर टीम को लाहौर की आपने कम अज़ कम क्लब की जो तीनों रीजन्स की थी तीन मौके फराहम किए, तीन मैचेस दिए, बेपनाह मैचेस। जैसे मैंने बताया 333 खेले गए, बेस्ट ऑफ 3 भी हुआ और फिर ज़ाहिर है कि मैदान मार लिया क्रिकेट सेंटर ने। अब ये बताइए कि आप खुद आपका तजुर्बा कराना मुशाहिदा, ये कितनी ब्रिलियंट सक्सेस है क्लब क्रिकेट की। जी असद साहब, एक तो मैं पीसीबी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा रीजन्स के ऊपर एक अपना इत्मीनान शो किया और हमें इस चीज का सारा मैनेज करने का एक मौका दिया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों जोन्स के अंदर बड़ा अच्छा मैनेज किया। और इसी तरह ही अगर ये रीजन्स को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए इस तरह के मौके देते रहेंगे तो रीजन्स के अंदर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा और बंदे भी अच्छे आएंगे जो उनको मैनेज करेंगे। और प्लेयर डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ कि ये क्रिकेट अच्छी क्रिकेट होने से, ये देखिए लाहौर और कराची एक ऐसा रीजन है जो मैंने आज बात की थी कि यहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होंगे, क्वालिटी प्रोड्यूस प्लेयर्स यहीं से हुए हैं और आगे भी अगर होंगे तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मुझे तो बड़ा इसमें ख्वाहिश है कि हम अपनी लाहौर की क्रिकेट को इस लेवल के ऊपर लेके जाएं, जो कि पीछे पुराने दौर में जिस तरह हम यहाँ से प्लेयर्स प्रोड्यूस करते थे, 7-7 8-8 प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे एट ए टाइम। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है। उसके लिए हम, जितना ये अब क्लब क्रिकेट हुई है, इसके जितने भी परफॉर्मर्स है ना, हमने सारे परफॉर्मर्स हर जोन के ले लेने हैं और इनकी 4-4 5-5 6-6 टीमें बनानी है और हमने उनको सारा साल इंटर डिस्ट्रिक्ट टाइप की क्रिकेट पे 2-2 दिन के मैच खिलाने ताकि ये लड़के सारा साल मैच अच्छी क्वालिटी के मैच खेलें। तो ये हम एक ऐसा एक स्टेटअप बनाने चाह रहे हैं कि जी नीचे क्रिकेट खेली, फिर उसके ऊपर वाली क्रिकेट खेली, फिर उसके ऊपर आप चले गए चैलेंज कप खेला, फिर उसके ऊपर आप चले गए इंटर डिस्ट्रिक्ट खेली, फिर आप चले गए काजी आजम ट्रॉफी खेली, ताकि लड़कों को बहुत हर स्टेज के ऊपर मौके मिले और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपके किसी ने ओहदेदार आबिद हुसैन ने मुझे कुछ स्टैट्स दिए जिसमें ईस्ट जोन में 121, नॉर्थ जोन में 85 और वेस्ट जोन में 123 मैचेस खेले गए। फिर वो 3 टीमें ऊपर आ गई जिसमें गोल्डन स्टार, जावेद मेमोरियल और क्रिकेट सेंटर था, उन्होंने आपस में मैच खेले, वो भी तादाद में 4 थे। फिर फाइनल आज हुआ
अब एक और चीज जो इसका बड़ा खासा रही है, इवन तो अपनी जगह पे मिसाल था, आपने एक यूनिफाइंग फोर्स कायम की है अपनी क़यादत में। आपको सरबुच्चा साहब भी हैं, आबिद का मैंने जिक्र किया, और लोग भी आपके जो बाकी जोन्स के प्रेसिडेंट है, एक लंबी कतार थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबके चेहरों पर बशाहत थी, खुशी थी, और आपने सबको शील्ड भी अता की, जुनैद ज़िया साहब ने भी उनको पेश की। तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। आपने अपने तमाम जो आपके रफ़काए कार, इनका मैंने जिक्र भी किया, उनको ये अंडरस्टैंडिंग दे दी है, और वो खुद भी इसको बेहतर समझते हैं कि अब वो जो एक बैकडोर का सिलसिला था वो बदगुमानी खत्म हो चुकी हुई है। ये जो जितनी भी परफॉर्मेंसेस क्लब क्रिकेट की है ना, ये पीसीबी के जो स्कोरर्स हैं उनकी एक डिजिटल स्कोरिंग भी उनकी होती है, जो कि आपके एक वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और इस पूरी को कंपाइल करके हम अपनी LRCA की वेबसाइट के ऊपर भी इंशाल्लाह ये पूरा डाटा हम उसको डालने लगे हैं, ताकि जिसका कोई जो मसला है वो उसमें से आराम से उसमें से देख सकता है। तो हम इसके इंशाल्लाह पूरी जो मॉडर्न तरीके हैं ना, उसको हम अपना रहे हैं, और उसके ऊपर ही हम सारा काम करेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि ये शिकायत जो थी, जो मेरिट से हटकर थी, वो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, ये रवायत जो है? जी बिल्कुल, जो परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम आ गया ना, और उसमें साथ फिटनेस को साथ अटैच कर दिया जाए, उसमें सारी जो बैकडोर एंट्रीज थी वो खत्म हो चुकी है। आपकी टोटल परफॉर्मेंस सामने आ जाती है, और वो क्राइटेरिया सबको पता लग गया, जिसमें आपके सिलेक्टर, देखिए सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, खत्म कर दिया। अब वो वन डे ट्रायल नहीं है, कुछ घंटों के ट्रायल होते हैं, उस पर आप ट्रायल ले लेते हैं। आपकी ये जो परफॉर्मेंसेज है ना, ये आपके मैचेस की परफॉर्मेंसेज के ऊपर ही अब सिलेक्शन हो रही है, और उसमें जितना भी आपका जो डाटा है वो सारा सामने आ जाता है, और उसकी वजह से फिर आपकी ये जितनी भी बैकडोर एंट्रीज थी उसकी वजह से खत्म हो चुकी है। ख्वाजा नदीम अहमद साहब, एक जो बड़ी इंकरेजिंग है, जो तुम आज मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया जब मुझे ये पता लगा कि 50 ओवरों की चैंपियनशिप थी, वो 20 ओवर का जो एक बांध भाल और क्विक क्रिकेट का कल्चर है, उसको आपको ज्यादा इंकरेज नहीं कर रही। ये बड़ी खुशाइन बात है, और आइंदा में इसके बड़े मस्बत जो असरात है वो हमारी कौमी क्रिकेट पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नदीम अहमद साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस स्पोर्ट्स शो के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ये थे ख्वाजा नदीम अहमद, सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन। अब इंडिया कराम, खेल के मैदान से खुशियां जो है बदतदरीज हमें मिलती रहती हैं, और अब जो एक बड़ी खबर है वो वेट लिफ्टिंग का की एक सिस्टर खेल है, आप जानते हैं, और वो है पावर लिफ्टिंग। और जब इन दो शोबों का या इन दो खेलों का जिक्र होता है या दो मुकाबलों का जिक्र होता है, तो सूरज की तरह एक नाम उभर कर सामने आ जाता है, और वो है नौ दस्तगीर भट्ट, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। इन्होंने हाल ही में अभी साउथ अफ्रीका में सन सिटी में एक शानदार कारनामा अंजाम दिया है, और मुख्तलिफ कैटेगरीज में 7 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस इवेंट में दीगर पाकिस्तानी भी शामिल थे, और 3 जो सिस्टर हैं, ट्विंकल, साइबल और वेरोनिका, उन्होंने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यकीनन ये सब लोग और सब खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान के बेहतरीन तस्वीर हैं, जिसमें से मैंने पहले कहा कि 9 दस्तगीर भट्ट जो हैं सूरज बनकर चमक रहे हैं। एक जो अलहदा बात है 9 दस्तगीर भट्ट साहब के लिए, कि इनके वालिद ग्रामी जो हैं वो खुद नामी ग्रामी वेट लिफ्टर रहे हैं, वो एक लीडिंग फोर्स है इनकी कामयाबी के पीछे। मुझे पिछले दिनों एक टीवी नेटवर्क के तवज्जुह से इनके घर हाजिर होने का मौका मिला गुजरांवाला में। तो घर क्या था, वो खुद एक जिम्नेजियम था, या एक छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के हवाले से तमाम गैजेट्स मौजूद थे। जो वालिद ग्रामी है इनके दस्तगीर भट्ट साहब, वो जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, रूहानी तौर पे इन्वॉल्व हैं उनकी इस कामयाबी में। तो हम उनसे बात करने का शरफ हासिल करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम साहब। आपको भी मुबारकबाद हो, और आपके साथ साथ जो हमारे सारे सुनने वाले हैं अहले पाकिस्तान हैं, इनको भी मुबारकबाद हो। तो आपको तवक्को थी कि कामयाबी तो होगी, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी, 7 गोल्ड हासिल करना और एक ब्रॉन्ज कोई आसान काम नहीं होता। जी राज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ी कामयाबी दी है। ये सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। तो दूसरा जो आपने कहा कि ये मतलब कि हमें पूरा यकीन था कि हम किसी भी कंपटीशन को जब ये खेलने जाता है तो उसमें असी 1% भी हम ये डाउट नहीं रखते कि हम ये जीत नहीं सकते। तो हम पहले से ही, अगर चाहे हम थोड़ा सा कम ही क्यों ना उनसे हो, लेकिन फिर भी हमारा जो जज्बा या जोश होता है ना, वो यही होता है कि हमने हर सूरत में जीतना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ मेडल, मैं सिर्फ एक ही मेडल को मानता हूँ, वो गोल्ड है। मुझे लगता है अभी और ऊपर जाएंगे इससे ज्यादा इंशाल्लाह ताला। हम ओलंपिक्स में भी इनको
कामयाब कामयाब देखेंगे? इंशाल्लाह सर, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस है इस चीज के ऊपर कि अभी उज्बेकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप है दिसंबर में, फिर मई में वर्ल्ड चैंपियनशिप है जर्मनी में, और उसके बाद 2025 में जो है ना ये ओलंपिक्स लेवल की गेम जो है ना ये पावर लिफ्टिंग में इन गेमों में होती है, वो चाइना करवा रहा है। 24वां वाली ओलंपिक्स है वो तो मिस हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको मिस नहीं होने देंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम वहां से ये जो वर्ल्ड लेवल का ओलंपिक्स का मेडल है जो हम चाइना से लेके आएंगे पाकिस्तानी कौम के लिए इंशाल्लाह। ये बताइए, जो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसका ये 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है, 4 साल बाद होता है, इसकी क्या हैसियत है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में? सर ये 2 साल बाद होता है पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन। तो ये हमारी एक्चुअल गेम तो वेट लिफ्टिंग थी, लेकिन क्योंकि फेडरेशन ने जो हमारा रास्ता रोका हुआ है, अभी भी जब पीछे नेशनल चैंपियनशिप हुई है लाहौर में, उन्होंने वापदा को लिख के दे दिया था कि ये हम जो हंजला दस्तगीर है, नूर दस्तगीर है, ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो मतलब इनका ये जो इशू है ये खुद इसी फेडरेशन पावर लिफ्टिंग की फेडरेशन के थ्रू ये खुद बाहर के कई टूर कर चुके हैं। तो आज वो मतलब वो फेडरेशन जो है ना पावर लिफ्टिंग को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये कह रहे हैं कि पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन है वो हम उसमें नून और हंजला खेल रहे हैं, हम इनको जो बेल लिफ्टिंग है उसमें नहीं खेलने देंगे। तो फिर हमने हमारी मजबूरी थी, तो हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कोई रास्ता हमें दे दिया। तो हमने फिर वो पावर लिफ्टिंग में राशिद मलिक साहब हैं, वो उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। उन्होंने फिर कहा कि आप हमारी मतलब ना मैं आपको मतलब इस लाइन में आप आए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है क्योंकि ये दोनों गेमें तकरीबन बहुत रलती मुझे बड़ी करीब हैं, तो जिसमें हम ऑलरेडी ये गेम जो है ना वेट लिफ्टिंग के अंदर ही है पावर लिफ्टिंग। अब मुझे ये बताएं कि फेडरेशन के साथ कोई बीच में इदारा या शख्सियत कोई किरदार अदा करे ताकि ये नाखुशगवार सूरत हाल है रस्साकशी की, खींचातानी की, ये खत्म हो जाए। सर राजा साहब, मैं तो अगर आप आके कहें ना कि सूम के ऊपर कहें कि जी हम आपकी मिसालत करा देते हैं, आप आ जाएं, तो मैं बगैर मतलब के सोचे इसी वक्त चल पड़ूंगा। हमें कोई भी इतराज नहीं है, हमें कोई भी इशू नहीं है, ना ही हमारी कोई डिमांड है। हम कहते हैं कि सिर्फ आप हमें खेलने दे और हम सिर्फ खेलना चाहते हैं। तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुई है अब 2026 में है। अगर आज आप मतलब के कोई भी शख्सियत, अब तक हमने टोटली अपील करके देख ली है, आपने कहा ना कि मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा इंसान हो जो ये नेक काम करना चाहे तो हम हर वक्त तैयार हैं, उनके साथ चलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, और ये मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जल्द कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब आपका क्योंकि जाती तौर पर एक बड़ा स्टेचर है, मुझे बताएं ये जो ट्विंकल, साइबल और वारनका हैं, इन्होंने कामयाबियां वहां पे हासिल की है। सेबल ने तो गोल्ड मेडल हासिल किया 47 किलोग्राम कैटेगरी में, और फिर वारनका ने ब्रॉन्ज हासिल किया 52 किलोग्राम के, ट्विंकल भी सिल्वर ले उड़ी है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये बच्चे भी साथ साथ चल रही है। हसन रजा 93 किलोग्राम मास्टर्स में उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया। तो मेरे ख्याल में टैलेंट तो हर सतह पर मौजूद है, खासतौर पर बच्चियों का इस तरीके से पार्टिसिपेट करना, किसी दूसरे मुल्क में जाना बड़ा खुशाइंद है। बिल्कुल सर, हम खुद इस चीज के ऊपर जो है ना बड़ा हैरान हुए हैं कि हमारे दौर में जो मैं भी वेटलिफ्टिंग करता रहा हूँ, उस दौर में तो बहुत दूर दराज भी कोई लड़की नहीं थी वेटलिफ्टिंग में। तो आज माशाल्लाह ये जो नेशनल चैंपियनशिप हुई है या इसके अलावा जो पावर, तो ये बड़ा हैरानकुन गुजराने में इतना ज्यादा रुझान है कि हर क्लब में 2 टाइम जो है ना, एक टाइम लड़कों का लोग चला रहे हैं और दूसरा टाइम जो लड़कियों की एक्सरसाइज का बंदोबस्त किया हुआ है। तो इसमें इतना ज्यादा रुझान लड़कियों में बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट भी आपके सामने मतलब के ये जो तीनों बहनें वहां गई हैं और सब ने मेडल जीते हैं, उससे पहले भी उन्होंने मेडल जीते हैं। तो एक सुपरस्टार से तो बात हो गई है, दस्तगीर भट्ट साहब से, जो कि 9 दस्तगीर भट्ट के वालिद हैं, और फिर जो इमर्जिंग सुपरस्टार है उससे भी बात होनी चाहिए। जी राज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने माशाल्लाह आप खुद एक हीरो हैं अपने हर टाइम के। तो इंशाल्लाह वो जो आपका हीरो इस साउथ अफ्रीका में जिस वक्त आएगा, इंशाल्लाह आपसे सबसे पहले कांटेक्ट करके आप इससे इंटरव्यू इंशाल्लाह करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दस्तगीर भट्ट साहब। ये थे 9 दस्तगीर भट्ट के वालिद, अपने दौर के खुद भी चैंपियन वेटलिफ्टर जनाब दस्तगीर भट्ट।
इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।